टूट जाना प्रिज्म से होकर गुजरने पर, तो अगर कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। इसी को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन साहब ने करी थी। और इससे यह पता चलता था कि व्हाइट लाइट 7 रंगों का मिश्रण होता है। और वजह क्या थी कि अलग अलग रंगों का अपवर्तन कोण अलग अलग होता है। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था कि पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी मिलती है उसको वर्णक्रम कहते हैं। और इस वर्णक्रम में सबसे ज्यादा विचलित होता है कौन? सबसे ज्यादा अपने रास्ते से भटकता है वॉयलेट और सबसे कम भटकता है रेड। तो किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, बताइए। ठीक है जी। और भी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूजा राठौर, हिना मलिक, अंकिता, सोनिया देवी, काजल, सभी का स्वागत आज के सेशन में। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तैयारियां चल रही हैं? तो एक सवाल आ गया आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में यूज होता है? माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप दूरदर्शी, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर ही बोलेंगे, फोटोमीटर। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो योर आंसर शुड बी स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेनबो। रेनबो क्या होता है कि बरसात के मौसम में आकाश में 7 रंगों की एक आर्क ऐसे दिखाई देती है। ये बड़ा खूबसूरत सा, इसी को रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है जी। निशा देवी, तो बरसात के मौसम में आप देखिएगा सुबह के समय या शाम के समय, मतलब जब या तो सूरज डूब रहा होता है या सूरज उग रहा होता है, ऐसे समय में इंद्रधनुष दिखाई देगा। जब सर पे सूरज होगा मतलब दोपहर में नहीं दिखाई देगा। सूरज उगते समय और डूबते समय आपको रेनबो दिखाई देगा। ये रेनबो क्या है? तो रेनबो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था? पर्दे पर 7 रंग की जो पट्टी मिलती है उसको स्पेक्ट्रम यानी वर्णक्रम कहते हैं। लेकिन ये आकाश में बनने वाला प्राकृतिक वर्णक्रम है। ये कब बनता है? जब वर्षा हो रही होती है और सूरज निकला रहता है। तो जब वर्षा हो रही होती है और सूरज निकला हुआ रहता है तो वर्षा की जो बूंदें हैं कहां पर? एटमॉस्फेयर में, वो छोटे छोटे प्रिज्म का काम करती है। और इन वर्षा की बूंदों से जब प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में तोड़ता चला जाता है। और इस तरह से ढेर सारी वर्षा की बूंदें हैं, तो ये एक आर्क का फॉर्मेशन करता है। तो इंद्रधनुष के बारे में याद रख लीजिएगा। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि भाई यह एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, प्राकृतिक वर्णक्रम है, अपने आप बन रहा है आकाश में। अगर पूछा जाए कि कैसे बनता है, तो जब प्रकाश जो पानी की बूंदों पर पड़ता है तो डिस्पर्जन होता है प्रकाश का, यानी ये जो पानी की बूंदें हैं वो प्रिज्म का कार्य करती हैं, है ना, प्रिज्म का कार्य करती हैं और 7 रंगों में प्रकाश को तोड़ देती हैं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो रहा है। तो बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाले सूर्य किरणों के विक्षेपण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंद्रधनुष के निर्माण में ग्लास प्रिज्म का कार्य कौन करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज टाइनी ग्लास प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो? इंद्रधनुष के निर्माण में प्रिज्म जैसा कार्य कौन करता है? तो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें। तो पानी की प्रत्येक बूंद प्रिज्म का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब वर्षा हो रही होगी और सूर्य निकला रहेगा तभी इंद्रधनुष बन सकता है। तो व्हेन सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम, रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। जब सूर्य निकला रहता है और वर्षा हो रही होती है तभी इंद्रधनुष का निर्माण होगा। दूसरी बात कि भाई रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में आपको निकलेगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप जो है इस तरह से खड़े हैं कि आपका मुंह जो है वो पश्चिम की तरफ है ना, और आप इंद्रधनुष देख रहे हैं। आपका मुंह किधर है? पश्चिम की तरफ है और आप इंद्रधनुष देख रहे हैं। तो सूरज किधर निकला हुआ है? सूरज आपके पीछे पूर्व की तरफ निकला होगा, तभी इंद्रधनुष पश्चिम की तरफ बन रहा होगा, है ना। तो इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। तो ये कितने पॉइंट्स हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। इसको नोट करेंगे, हो जाएगा, लिखेंगे डन। शुक्रिया सोनिया देवी, कैसे हैं आप लोग? एमसीक्यू हमारा चले जाइएगा, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस का सुरूर। साइंस का सुरूर। आज शाम को इंद्रधनुष वाले क्वेश्चन डाल दूंगा उस पर, आप लोग आंसर करिएगा। 13 13 13 सुरूर, वो वाला सुरूर है, साइंस का सुरूर। हो गया, हटा दो इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर होता है, थोड़ा मतलब बढ़िया टाइप का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आप देख लीजिए कि इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं। तो देखो, इंद्रधनुष के निर्माण में 3 घटनाएं शामिल होती हैं माय डियर फ्रेंड्स, समझिएगा बात को। इंद्रधनुष के निर्माण में 3 घटनाएं शामिल होती है। देखो, ये क्या है? ये वाटर ड्रॉपलेट है कि नहीं? ये वर्षा की बूंद है और इधर से व्हाइट लाइट इस पे आ रही है। ये आ रही है व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। ये आ रही है आपकी व्हाइट लाइट, दैट इज श्वेत प्रकाश, जो 7 रंगों का संगम होता है। दिखता है व्हाइट, लेकिन इसमें 7 रंग होते हैं। तो जब 7 रंग पड़ेंगे इस पे, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, जल की बूंद या वर्षा की बूंद जो कह लीजिए, तो ये जो वर्षा की बूंद है ना, वो एक प्रिज्म जैसा कार्य करती हैं। कैसा कार्य करती हैं? प्रिज्म जैसा कार्य करती हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये लाइट को, ये जो है प्रकाश को 7 रंगों में ऐसे तोड़ देगी। ऊपर होगा रेड और नीचे होगा वायलेट। होगा कि नहीं होगा? और फिर ये क्या होगी? ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्या होगा? इस तरह से क्या होगा? ये बाहर ऐसे निकल आएगा। इस प्रकार से ये क्या होगा? ऐसे बाहर निकल आएगा, रेड और वायलेट। तो कितनी घटनाएं शामिल हो रही हैं? देखो, 3 घटनाएं। यहां पे देखो, लाइट जा रही है हवा से पानी में, तो यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन,
अपवर्तन हो रहा है कि नहीं, इस बिंदु पे अपवर्तन हो रहा है, ये ऐसे गया। और अंदर क्या हो रहा है, ये वर्षा की जो बूंद है वो प्रिज्म का कार्य कर रही है, तो 7 रंगों में तोड़ दे रही है, ऊपर रेड नीचे वायलेट, बाकी सारे रंग होंगे, है ना, और फिर ऐसे टकराकर इस फेस से टकराकर ऐसे वापस हो रही है। तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है डिस्पर्जन, अंदर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण। 7 रंगों में टूट जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां से टकराकर लौट जा रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या सिर्फ परावर्तन भी लिखा रह सकता है ना। तो इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले बोल दीजिएगा डिस्पर्जन हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा, TIR, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, ये 3 घटनाएं मिलकर आपको क्या बना देती हैं, इंद्रधनुष का निर्माण कर देती है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है, डिस्पर्जन, वर्ण विक्षेपण हो रहा है, 7 रंगों में टूटना, और यहां पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन, या TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगर क्वेश्चन होता है कि इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, तो डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक ऑप्शन रहेगा ऑल, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल। तो इंद्रधनुष के निर्माण में कितनी घटनाएं शामिल होती हैं, कितनी घटनाएं मिलकर इंद्रधनुष बनाती हैं, तो 3 घटनाएं रट लेना है इसको, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। यहां पे देखो ये टकराकर वापस लौट रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाना क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रह सकता है। प्रैक्टिस का तो अभी कोई नहीं है, देखा जाएगा। हो गया, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कलर्स इन रेनबो, रेनबो में रंगों का सही क्रम क्या होगा, तो रंग यही होगा, विवजियोर, विवजियोर ये होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब बता दीजिए इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बताइए। ब्लू ग्रीन के बाद वायलेट नहीं आएगा, वायलेट ग्रीन ब्लू, वायलेट के बाद इंडिगो आता है तो ये भी खत्म हो गया, ब्लू के बाद क्या आएगा, येलो नहीं आएगा, तो ब्लू के बाद ग्रीन, उसके बाद येलो आता है, ये बीच वाला उठाया, सो डी शुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल ऑन द ड्रॉप ऑफ रेन्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, बताइए। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो अभी बोला था कि इंद्रधनुष के निर्माण में 3 घटनाएं होती हैं, एक है डिस्पर्जन, दूसरा है क्या, रिफ्रैक्शन, तीसरा है क्या, रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उत्तर हो गया ऑल ऑफ दिस, सो ऑल ऑफ दिस शुड बी द राइट ऑप्शन। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन मिडिल ऑफ रेनबो, रेनबो के बीच में कौन सा दिखेगा, बीच में कौन सा दिख रहा है, विवजियोर, तो उत्तर हो गया ग्रीन दिखेगा ना, ग्रीन दिखेगा। नाउ द टर्मिनल कलर बैंड्स ऑफ द रेनबो आर, लो प्रैक्टिस बोल रहे थे करवा दिया, टर्मिनल क्या होगा बताइए, विवजियोर, ये है ना, ये टर्मिनल ये वाला हो गया, इधर टर्मिनल ये हो गया, कौन सा होगा बोलो, वायलेट और रेड, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट्ट होते हैं, तो वायलेट और रेड होगा, ये हुआ ना, वायलेट और रेड, टर्मिनल पूछ रहे ना। नाउ इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, 12 बजे दोपहर में किधर दिखेगा रेनबो, दोपहरी में कब दिखेगा रेनबो, बताइए। सचिदानंद, हिना मलिक, सबका उत्तर सही है, वेरी गुड। विकास, खुशी, क्या बात है, इसका उत्तर बताइए ना। ओ तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, या तो सूरज डूब रहा होगा सुबह के समय, या उग रहा, या तो सूरज डूब रहा होगा शाम के समय, या उग रहा होगा ऐसे, है ना, ऐसे जब जा रहा हो, सीधा होगा तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, बिखर जाना, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखर जाना। जैसे आपने देखा होगा खबरों में कि पुलिस को, भीड़ को स्कैटर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, बिखराव, बिखर जाना। तुम अगर टूट के बिखरो तो बताना मुझको,
हम तुम्हें रेत के जर्रों से भी चुन सकते हैं। शेर सुनाया था ना, मोहब्बत से, इनायत से, वफा से चोट लगती है, बिखरता फूल हूं मुझको हवा से चोट लगती है। तो देखो स्कैटरिंग होती क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम उस स्लाइड पे वापस आएंगे, घबराइएगा मत। ये क्या है, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल की जो हवा की जो परतें हैं उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परतें हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे कण हैं, जैसे मान लिया कि डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, धूल कण है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, हवा के कण हैं, उसके बाद वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वर्षा की बूंदें हैं छोटी छोटी। तो यहां पे देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर आपका क्या है, वैक्यूम है। क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, कुछ भी नहीं है। कुछ ही किलोमीटर तक क्या है, एटमॉस्फेयर, बाकी फिर कुछ नहीं है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, निर्वात, आउटर स्पेस। तो लाइट देखो आ रही है, ये सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, सूर्य से लाइट आ रहा है। और ये लाइट जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो वायुमंडल में जो ये छोटे छोटे कण हैं, चाहे वो धूल के कण हैं या फिर एयर मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जब ये लाइट पड़ेगा तो ये लाइट को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देगा। और इस बिखर जाने को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे धूल कण, जैसे हवा के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, इन पर जब प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, और प्रकाश के इसी बिखर जाने को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। प्रकाश का बिखर जाना यही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर से हम ऊपर जाएं, जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पे प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा। और यही वजह है कि प्रकाश का पाथ एटमॉस्फेयर में पता चलता है आपको। आप टॉर्च जलाइए, उसका पाथ दिखेगा। आपके छप्पर में कहीं पर छेद हो गया है, उससे लाइट आ रही है, तो लाइट का पाथ आपको दिखेगा, और उसमें तैरते हुए धूल कण आपको दिखेंगे। तैरते हुए धूल कण आपको क्या होंगे, दिखेंगे। बात आ रही समझ में। अगर ये एटमॉस्फेयर में ये धूल कण नहीं होते तो फिर लाइट का पाथ आपको दिखता नहीं, क्योंकि लाइट तो एनर्जी है ना, वो दिखेगी नहीं। ये प्रकाश के बिखरने की वजह से आपको दिख रहा है। तो यही चीज हमने यहां पे लिखी है कि भाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है थ्रो द लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन, है ना। प्रकाश का स्कैटरिंग यानी परिकीर्णन का अर्थ होता है प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में बिखर जाना। और व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर से गुजरता है, द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में मौजूद सूक्ष्म कण डेविएट्स यानी बिखेर देते हैं द लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देते हैं, और इसी बिखरने को हम स्कैटरिंग कहते हैं। कोई शक? अभी पूछने के साइंस की टोटल कितनी क्लास है, ये लास्ट क्लास है। टोटल आप देख लीजिएगा उसमें ऐप पर कि कितना हुआ, शायद 30 तो हो ही गया होगा, मुझे लग रहा है। तन्ने आज लेट हो गई, क्यों भाई, कहां थी मसरूफ आप? डेफिनेशन आई समझ में? यानी हम एटमॉस्फेयर से ऊपर जाए तो फिर प्रकाश आपको नहीं बिखरेगा, तो दिखेगा भी नहीं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जैसे आप देखिएगा किसी जंगल से आप गुजर रहे हैं और ये जंगल काफी घना है, पत्तियों के बीच थोड़ी थोड़ी जगह है, उससे लाइट आएगी तो लाइट का पाथ आपको क्या होगा, दिखेगा। लाइट का पाथ आपको दिखेगा, क्यों? क्योंकि ये जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण है वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे हैं, सो लाइट का पाथ आपको दिख रहा है। अगर ये सूक्ष्म कण नहीं होते तो लाइट आ रही होती लेकिन आपको दिखती नहीं, है ना। आपके घर के छप्पर में सुराख हो गया है तो ये लाइट का जो पाथ है आपको क्या होगा, दिखेगा। लाइट का पाथ आपको दिखेगा, है ना, लाइट का पाथ आपको दिखेगा। क्लियर है? अब चलिए, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि प्रकाश का जो परिकीर्णन होता है, स्कैटरिंग जो होता है, प्रकाश का परिकीर्णन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के 4th पावर का। जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है वो है आपका वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। रिले साहब थे, तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, यानी जिस रंग का तरंग धैर्य, जिस लाइट का तरंग धैर्य ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होगा, और जिसका तरंग धैर्य कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ये कहने वाले थे एक साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम रिले था। अब आप देखिए, आप जानते ही होंगे कि विवजियोर की अगर हम बात करें, विवजियोर की अगर हम बात करें तो ये लाइट में, व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस स्पेक्ट्रम में अगर आप जो है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। एनर्जी क्या होती है, घटती है। इसको याद रखना है।
लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ बढ़ रहा है, और एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। एफ मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और आपका ई मतलब क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ तो बढ़ेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी और एनर्जी घटती है। जैसे मैं पूछूं कि इन सभी रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, इन सभी रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, तो आप कहोगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगा वो किसका होगा? रेड का होगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होगा? वायलेट का होगा। लेकिन मैं पूछूं कि इन सभी में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, तो आप कहेगा सर फ्रीक्वेंसी तो लेफ्ट टू राइट जाने पर घट रही है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। उसी प्रकार मैं बोलूं कि एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी किसकी? वायलेट की, सबसे कम ऊर्जा होगी रेड की। फिलहाल हम चलते हैं वेवलेंथ पे। इसमें अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगा, वेवलेंथ होगा, वो रेड का होगा और सबसे कम वायलेट का होगा। ये लॉ क्या बोलता है कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, और जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग ज्यादा। तो आप बताओ कि सबसे कम स्कैटरिंग किस रंग के लाइट की होगी, सबसे कम स्कैटरिंग किस रंग के लाइट की होगी? बोलिए, सबसे कम स्कैटरिंग किस रंग की लाइट की होगी? तो आप कहिएगा सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ होगा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड की स्कैटरिंग जो है वो सबसे कम होगी, रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी, है ना? तो देखो रेड का जो लैम्डा है वो क्या है? मैक्सिमम है, तो स्कैटरिंग इसकी क्या होगी? मिनिमम होगी। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो स्कैटरिंग इसकी मिनिमम होगी। इस लॉ को अगर हम फॉलो करें तो सबसे कम किसका होना चाहिए था? सबसे कम वेवलेंथ है वायलेट का, तो सबसे अधिक होना चाहिए था किसका? स्कैटरिंग, वायलेट का। लेकिन होता है किसका? ब्लू का। ब्लू का होता है सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होती है ब्लू की और सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड की। तब आप कहिएगा सर ये तो फेल कर गया। आप बोल रहे थे कि भाई वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है तो स्कैटरिंग सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन आपने बोला कि ब्लू का होता है, ब्लू का होता है। तो आप देखिए स्कैटरिंग सिर्फ लैम्डा पे डिपेंड नहीं करता, एक चीज पे और डिपेंड करता है कि वायुमंडल में जो कण है उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। तो वायुमंडल में जो कण है जैसे कि धूल के कण हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका साइज इस रेंज में होता है कि वो ब्लू को ज्यादा स्कैटर करता है ना? तो कणों पे भी डिपेंड करता है। तो सिंपल आपको रट लेना है ये बात कि भाई ब्लू का सबसे ज्यादा होता है स्कैटरिंग और रेड का सबसे कम होता है, रेड का सबसे कम होता है स्कैटरिंग। इस बात को हमें क्या करना है? इस बात को हमें याद करना है। तो आपको याद रख लेना है कि भाई विवजियोर में इधर से इधर जाते हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है? तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, आवृत्ति घट रही है, ऊर्जा घट रही है। तो रेड कलर का जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नोट हो गया? बफरिंग हो रही है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है और नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है। इस बात को याद करके हम देखो ढेर सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आसमान का रंग नीला क्यों होता है? आसमान का रंग नीला क्यों होता है? तो देखिए ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका वायुमंडल है और ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, आप यहां पे हैं, ठीक है? तो ये एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर तो वैक्यूम है, इधर इधर तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा नहीं। जैसे ही प्रकाश गुजरेगा, जैसे ही प्रकाश वायुमंडल से गुजरेगा, ये सबसे ज्यादा किसको स्कैटर करेगा? ब्लू को स्कैटर करेगा। सभी रंगों की स्कैटरिंग होगी लेकिन सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी होती है? ब्लू की होती है। तो ब्लू रंग ज्यादा बिखरा हुआ है, इसीलिए आसमान का रंग कैसा है? नीला है। तो आसमान का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो सबसे ज्यादा कौन बिखरेगा? ब्लू रंग सबसे ज्यादा बिखरेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि एटमॉस्फेयर गायब हो जाए, ये एटमॉस्फेयर गायब हो जाए पृथ्वी से, तो आकाश कैसा दिखेगा? आकाश कैसा दिखेगा? अब एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, क्योंकि लाइट तो एनर्जी है, उसका पाथ तब दिखेगा जब वो बिखरेगा।
और यहां पर सबसे ज्यादा बिखर रहा है कौन? ब्लू सबसे ज्यादा बिखर रहा है। आपने देखा कि रेड की जो स्कैटरिंग है, रेड की जो स्कैटरिंग है वो सबसे कम होती है, ब्लू की जो स्कैटरिंग है वो सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ आकाश में कौन है? कौन सा रंग है? यही रंग है, ब्लू। तो सबसे ज्यादा यही आपको दिखेगा। तो यहां से क्वेश्चन ये होगा कि भाई फिनोमेना ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं। तो पहला क्वेश्चन ये याद रख लीजिएगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन ब्लू का ही होता है, इसलिए आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। उसके बाद समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? तो समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और परावर्तन के कारण। प्रकाश का दो होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, और दूसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन परावर्तन। देखिएगा स्कैटरिंग के कारण आसमान क्या है? नीला है। आसमान क्या है? नीला है। और उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कहां पर? पानी में। जैसे आप पानी में अपना फेस देखते हैं तो आपको आईना जैसा दिखता है ना, आपका फेस दिखेगा। ठीक उसी तरह से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है? आसमान नीला है और उसका परावर्तन, रिफ्लेक्शन है पानी में, जिसकी वजह से वो नीला दिख रहा है। तो समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन है ऑप्शन में स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग ठीक है। स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन दोनों ऑप्शन में है तो हम दोनों को प्रायोरिटी देंगे, है ना। बोथ अगर ऑप्शन में है तो बोथ है, ठीक है। उसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? तो उत्तर हो जाएगा स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब इसको जो थोड़ा समझ लो कॉन्सेप्ट से, वैसे तो याद कर लेना सारा का सारा, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ लो। जैसे देखो यहां पृथ्वी की सतह पे है और यहां पर सूरज डूब रहा है, ठीक है, और यहां पर सूरज उग रहा है। ये देखिए सूरज कहीं पर यहां पे आया होगा किसी समय और आप यहां पे मौजूद हैं, यहां पे मौजूद है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि सन आपके सर के ऊपर आया है, हेड के ऊपर आया है, तो बताओ सन और आपके बीच की दूरी। लेकिन जब सूरज डूब रहा है और उग रहा है उस समय जो दूरी होगी आपसे सन की, वो कौन सी दूरी ज्यादा होगी बताइए। यहां पे सूरज उग रहा है, उगते हुए आपके सर के ऊपर आ गया, फिर ऐसे डूब रहा है, डूबते डूबते आपके क्षितिज के पास आ गया, होराइजन के पास आ गया। तो जब सन आपके सर के ऊपर है तो आप और सन के बीच की दूरी, लेकिन जब सूरज डूब रहा है या उग रहा है उस समय दूरी, कौन दूरी ज्यादा होगी बताओ। तो जब सन आपके सर के ऊपर होगा तो सन और आपके बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। कब? किसके बनिस्बत? जब डूब रहा होगा या उग रहा होगा। तो जब सूरज उग रहा है या डूब रहा है तो सन और आपके बीच की दूरी ज्यादा होती है। सन और आपके बीच की दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी बनिस्बत? जब सन आपके सर के ऊपर होता है। आप देखिएगा जब सूर्य आपके सर के ऊपर होगा तो व्हाइट दिखता है, लेकिन सूरज उगते और डूबते समय लाल दिखता है। क्यों दिखता है? इसको थोड़ा समझते हैं आप। जब सूर्य या तो डूब रहा होता है या उग रहा होता है तो सन और आपके बीच की दूरी ज्यादा होती है। सनलाइट को आप तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करना पड़ता है, और इस लंबी दूरी तय करने के दौरान देखो आपने पढ़ा था क्या? स्कैटरिंग किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? लैम्डा का। जिस रंग का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो अभी आपने विवजियोर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? विवजियोर। तो आप मुझे ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर वेवलेंथ क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है? तो रेड का वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है। तो रेड की स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे कम होगी, होगी कि नहीं? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का है, तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड की स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो जब सूर्य या तो उग रहा है या फिर डूब रहा है तो सूर्य प्रकाश को आप तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस लंबी दूरी तय करने के दौरान जो व्हाइट लाइट में जो वेवलेंथ छोटी है ना, अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है वो क्या हो गई? स्कैटर होकर आपकी निगाहों से दूर हो गई, बिखर गई, आप तक पहुंची ही नहीं। सिर्फ कौन पहुंचा बताइए? सिर्फ कौन पहुंचा? रेड पहुंचा, क्योंकि रेड की स्कैटरिंग क्या होती है? सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा, स्कैटरिंग सबसे कम। तो बाकी जो शॉर्टर वेवलेंथ था, बाकी सारे रंग बिखर कर रास्ते में ही खत्म हो गए। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण ये इसकी स्कैटरिंग सबसे कम हुई। सो यही आपकी आंखों तक बस पहुंच रहा है। सो आपको कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। तो बाकी जो छोटी वेवलेंथ की लाइटें थी वो बिखर कर खत्म हो गई रास्ते में। रेड ही सिर्फ आपकी आंखों तक पहुंच रहा है। सो कैसा दिख रहा है? रेड दिख रहा है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? सिंपल याद रखना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा बना दे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखता है क्योंकि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है जिसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, उपर्युक्त दोनों, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण उसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। और फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि डेंजर सिग्नल को रेड क्यों बनाया गया? डेंजर सिग्नल को रेड क्यों बनाया गया? बाकी रंग क्यों नहीं रखा गया?
क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंस ज्यादा होने के कारण, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने के कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो जैसे फॉग वगैरह अगर है, कोहरा वगैरह है, तो कोहरे से लाइट जब आएगी तो स्कैटर हो जाएगी, तो आपको दिखेगा नहीं। तो रेड का वेवलेंस ज्यादा होने के कारण उसकी स्कैटरिंग कम, सो आपको दूर से दिख जाएगा सिग्नल। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे हमने लिख दी हैं एक साथ। पहला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डेंजर सिग्नल्स रेड होते हैं, क्यों? क्योंकि रेड कलर लीस्ट स्कैटर्ड होगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का रखा जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो पहले जो हमने कॉन्सेप्ट बताया वो अगर आपको समझ में आया है तो ये चीजें समझ में आएंगी। बीच से जिसने एंट्री मारी है उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, उसको पूरा लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली चीज है। वैसे आपको उतना कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं, ये सारी बातें याद रख लीजिए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है जी। अविनाश, बीच से एंट्री मारी है क्या? बीच से एंट्री मारी है, जीरो समझ में आएगा आपको, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और पिछली क्लास छोड़िए तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारे लिंक्ड होते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी से एटमॉस्फेयर अगर गायब हो जाए, है ना, या हम आउटर स्पेस में चले जाएं, अंतरिक्ष में चले जाएं, तो आपको आकाश कैसा दिखेगा? आपको आकाश कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, डार्क एंड ब्लैक। अभी आपको आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर से लाइट गुजर रहा है तो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद कण है वो प्रकाश को बिखेर रहे हैं। सबसे ज्यादा किसको बिखेर रहे हैं? ब्लू को बिखेर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो बिखरा रहेगा वही दिखेगा। लेकिन आप एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएं, अंतरिक्ष यात्री बन गए, आउटर स्पेस में चले गए, तो आपको आसमान डार्क और ब्लैक दिखेगा, क्योंकि वहां पे लाइट बिखर नहीं रहा है। सो वो उसका पाथ आपको नहीं दिखने वाला है, पाथ आपको नहीं दिखने वाला है। तो जैसे क्वेश्चन है कि द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, dispersion of light, interference of light, emission of more blue light as compared to other colors by the sun। आकाश का नीला रंग इस कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो सिंपल सा उत्तर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे क्वेश्चन है कि सी सीम्स ब्लू ड्यू टू एक्सेस डीपनेस, रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट by the droplets of water, blue color of water, upper layer of water। बताइए, अब बताइए इसका उत्तर। तो देखिए, समुद्र का जो नीला रंग है पानी का, वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान आपको नीला दिख रहा है और उसके रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई दे रहा है नीला। सो बी शुड बी द राइट ऑप्शन। यहां पे बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? हाँ, धूलकण दिखते हैं ना, वही है, लाइट बिखर रहा है तभी तो धूलकण दिख रहे हैं अमन साहब। अगर ये धूलकण नहीं होते ना एटमॉस्फेयर में तो लाइट जा रही होती, आपको दिखता नहीं। अब आ जाइए टिंडल प्रभाव। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जैसे हमने कहा कि ये प्रकाश जब एटमॉस्फेयर से गुजरेगा, सूर्य प्रकाश जब एटमॉस्फेयर से गुजरेगा तो एटमॉस्फेयर में मौजूद जो छोटे कण हैं वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर देंगे, जिसकी वजह से प्रकाश आपको कैसा दिख रहा है? प्रकाश का पाथ आपको दिखता है, लाइट की बीम आपको दिखती है। टॉर्च जलाइए, आपको दिखेगा। तो वायुमंडल में जो कण है वो प्रकाश को बिखेर रहे हैं विभिन्न दिशाओं में, तो उसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लाइट को किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से गुजारें, कोलॉइडी विलयन से गुजारें, तो कोलॉइडी विलयन के कणों के द्वारा अगर प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है तो इसको टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। वायुमंडल में जो कण है वो प्रकाश को बिखेर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन अगर कोलॉइडी विलयन के कणों से प्रकाश जा रहा है और वो बिखर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। देखो क्या लिखा है टिंडल इफेक्ट, पहले इसका डेफिनेशन देखो, इसको समझा देता हूं अभी। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। किसी कोलॉइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल साइंटिस्ट है, टिंडल साइंटिस्ट है। जैसे देखिए, यहां पर हमने लिया है एक, मान लिया कि पानी ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया है पानी और प्लस दूध का मिश्रण। तो पानी और दूध का मिश्रण कैसा हो जाता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन हो जाता है, कोलॉइड कहलाता है ये। और इसके कण बड़े बड़े होंगे इसमें, जैसे वसा के कण होंगे, प्रोटीन के कण होंगे। तो देखिए, अगर हम लाइट गुजारें यहां से, टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च का पाथ आपको दिखेगा हवा में। क्यों दिखता है कि नहीं? ऐसे क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि हवा में मौजूद जो कण हैं
वो प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में बिखेर रहे हैं, सो लाइट का पाथ आपको दिख रहा है। लेकिन मान लिया कि इसमें हमने पानी लिया है और चीनी का घोल ले लिया है, शरबत बना लिया है, तो ये ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन यानी विलयन के कण काफी छोटे छोटे होते हैं, तो यहां से भी देखो प्रकाश गुजरेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कण छोटे छोटे हैं जो प्रकाश को नहीं बिखेर पा रहे हैं। लेकिन फिर जब ये बाहर निकलेंगे तो आपको प्रकाश का पाथ आपको दिखेगा, प्रकाश का पाथ आपको दिखेगा। क्यों? हवा में आ गया ना, तो हवा में मौजूद कण प्रकाश को बिखेरेंगे। लेकिन अब ये मिल्क और वाटर के सॉल्यूशन से पास करेगा तो देखिएगा इसके अंदर भी लाइट का पाथ आपको दिखेगा, लाइट का पाथ आपको दिखेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि मिल्क में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, वसा के जो कण हैं वो थोड़े बड़े हैं, सो ये प्रकाश को बिखेरेंगे। आप घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक गिलास में पानी लीजिए और टॉर्च जलाइए, लाइट पानी से होकर गुजरेगी लेकिन दिखेगा नहीं आपको। उसमें आप क्या कीजिए, फिर 2-3 चम्मच मिल्क घोलते चले जाइए। घोलते घोलते आप देखिएगा कि फिर उस मिल्क के सॉल्यूशन से लाइट गुजरेगा तो आपको उसका पाथ दिखने लगेगा। तो अगर कोल्लॉइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, कोल्लॉइडी विलयन के कणों के द्वारा, जैसे दूध क्या है, कोल्लॉइड है ना, तो उसके अंदर जो कण है उसके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसी को बोलते हैं आप टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। तो सिंपल याद रखना कि वायुमंडल के कणों के द्वारा अगर प्रकाश बिखर रहा है तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन कोल्लॉइडी विलयन के कणों के द्वारा प्रकाश बिखर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। बस इतना याद रखना है। बात आ रही समझ में? शबनम कुमारी बायो का ऑब्जेक्टिव, अभी उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है, देखते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति ना होती तो आकाश कैसा दिखता? डार्क एंड ब्लैक। डार्क एंड ब्लैक। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति ना होती तो आकाश कैसा दिखाई देता? काला दिखाई देता। उसी तरह से आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया फिजिक्स कंप्लीट। क्या हो गया? फिजिक्स हो गई कंप्लीट। बायो में अभी कुछ क्लासेस बची हुई हैं, तो बायो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, लेकिन वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने कहा था कि दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ क्लासेस बढ़ गई, पर जरूरी था इन टॉपिक्स को पढ़ना क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी? तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बायो की क्लास होगी आपकी आज ही, और वो शेड्यूल में देखना पड़ेगा कि वो कब है, लेकिन आज बायो